राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे, मगर साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा पास की और पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्रियां हासिल की। पढ़ाई पूरी होने पर आप बतौर शिक्षक काम करने लगे। साथ ही कहानी लिखने का सिलसिला भी शुरू हुआ। उनकी पहली प्रकाशित कहानी भिक्षु थी, जो 1946 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कई वर्षों तक आप शिमला, जालंधर, दिल्ली, बंबई में नौकरी और अध्यापन कार्य करते रहे। फिर आगे अध्यापन छोड़कर सारिका पत्रिका में संपादक के तौर पर कार्यरत हुए। 50 के दशक में कहानी लेखन के व्योम में एक उज्जवल नक्षत्र की तरह उभरे मोहन राकेश। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे साहित्य जगत के एक उज्जवल नक्षत्र के बारे में। नाम है जिनका मोहन राकेश। इस साल उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है और एक ऐसा नाम है ये जो हिंदी साहित्य के रंगमंच पर आज भी बेहद उज्जवल है। हम सबको बेहद प्रिय है रचनाकार मोहन राकेश। आज की इस चर्चा में भाग लेने हेतु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी खास मेहमान। परिचय करवाना चाहूँगी श्रीमती अल्पना नायक। नमस्कार। श्री शिक्षायतन कॉलेज की हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साहित्य में बहुत रुचि रखती हैं और आज हम बहुत खुश हैं अल्पना जी आपको हमारे कार्यक्रम में पाकर। मोहन राकेश की बात हो रही है तो सबसे पहला सवाल जो दिल में मेरे उमड़ कर आता है वो यह है कि 50 के दशक में उनकी रचनाओं का कह सकते हैं एक तरीके से उत्थान हुआ और वो जो दशक था वो हिंदी साहित्य के लिए कह सकते हैं एक मोह भंग का समय था जी। तो समय ने साहित्यकार पर क्या प्रभाव डाला और उन्होंने उस समय पर अपनी क्या छाप छोड़ी? बहुत अच्छे प्रश्न से आपने इसकी शुरुआत की, क्योंकि मोहन राकेश के समग्र साहित्य को या उनका जो साहित्यिक अवदान है इसको जानने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि उनकी साहित्य की जो संवेदना है, मूल संवेदना, उसको समझने के लिए अगर हम उनके समय को नहीं जानेंगे तो शायद हम लेखक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो आपने तो जैसे कहा ही कि एक ये समय जो है वो मोह भंग का काल था। ये हिंदी साहित्य में मोह भंग के काल से बहुत बुरा समय था ये जी। एक तरफ तो ये दृश्य है, माने परिदृश्य है, दूसरी तरफ दो विश्व युद्ध हमने झेला, हमने मतलब पूरे विश्व ने झेला। बिल्कुल। और उसके साथ 47 का जो हमने देश विभाजन देखा, इन सब ने कह सकते हैं कि एक मतलब अस्तित्व को लेकर के इतने हम सहमे हुए थे। उस समय का जो मनुष्य है, खास करके वो लड़ाई थमी नहीं थी, मतलब इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं कि अस्तित्ववाद की गूंज आपको उस समय के पूरे साहित्य में दिखाई देगी। आइडेंटिटी क्राइसिस एक तरीके से। और कैसे हम बचे रहेंगे, इसलिए आप देखेंगे कि अवसरवाद जिसको मौका परस्ती कहते हैं और स्वार्थ बहुत तेजी के साथ पसरता है माहौल में। इसकी प्रतिक्रिया साहित्य में हुई दो तरह से। एक तरफ तो हम देखते हैं कि इसके विरोध में स्वर उठे, मुक्तिबोध, नागार्जुन तो लिख रहे थे, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर, दुष्यंत इस झूठी आज़ादी के विरोध में लिखते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चरित्र आते हैं कविता और कहानी में, मैंने कथा साहित्य में भी, जो संवेदनशील हैं, जो स्थिति को बदलना तो चाहते हैं लेकिन उसको बदलने में कामयाब, मतलब उसमें वो कुव्वत नहीं है कि वो समझौता करते चले जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये चरित्र बहुत तेजी से कविताओं में भी आपको दिखाई देंगे। मतलब ये भी तो एक सच्चाई थी ना उस समय की। बिल्कुल बिल्कुल। वो चरित्र कह सकते हैं कि जो तेजी के साथ मूल्यों का संक्रमण हो रहा था उस युग में, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक पैर जिनका आधुनिकता की तरफ है, दूसरा पुरातनता की तरफ है। युवा वर्ग ऊर्जा से भरा हुआ, लेकिन उसकी ऊर्जा को कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है, भटके हुए हैं, कुछ मतलब करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे और अपनी नपुंसकता से
आंख मिलाने का उनके अंदर साहस नहीं है। ऐसा एक समय 50 के दशक 50 के दशक का, जिसमें मोहन राकेश लिखना शुरू करते हैं। तय बात है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम लोग जानते हैं कि मोहन राकेश जो है वो नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। बिल्कुल, सबसे प्रमुख नाम। अगर जल्दी चले गए, लेकिन पता नहीं रहते बहुत तो और जल्दी, क्या 47 कुछ। साल जी, की बिल्कुल आयु में वो चले गए। और नई कहानी का जो सारा जोड़ था वो भोगे हुए यथार्थ पर था। तो मोहन राकेश चूंकि इसके आंदोलन को कह सकते हैं कि ऊपर ले जाने वालों में से थे, इसीलिए उन्होंने उनका पूरा साहित्य भी जो है वह उनका अपना अनुभव जो रहा जीवन का, उसी की पृष्ठभूमि में ही, अपने अनुभव और अपने परिवेश की पृष्ठभूमि में ही उनका साहित्य सृजन भी होता है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि सीमित सरोकारों वाले लेखक थे, मतलब उनके इर्द गिर्द की ही बातों को लेकर उन्होंने रचनाएं की, ऐसी तो उनके बारे में आलोचना भी हुई है। हाँ, तो आप इससे राजी हैं? नहीं, ये सच तो है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि ठीक है उनके सरोकार सीमित हैं, लेकिन ये भी तो है कि ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको दिखाया। बिल्कुल, जो उनको लगा, बिल्कुल, मैंने अपने लेखन, अपने जीवन में वो व्यक्ति अलग नहीं है। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, वो अपने जीवन में भी, उन्होंने उनके जीवन में भी, उनके जीवन प्रसंगों को लेकर के भी बहुत आलोचना के वो शिकार हुए। गलत सही इसका निर्णय तो हम लोग जजमेंटल हो जाएंगे अगर ये करने लग जाएंगे तो। लेकिन ये ईमानदारी, ये जो कोरी लफ्ज़बाजी से अपने और पाठक के बीच के जो एक गैप, एक कहते हैं ना कि उस जगह को उन्होंने भरने की कभी कोशिश नहीं की। जो जैसा ये ईमानदारी आज नदारत है साहित्य में। बिल्कुल सही बात, ये तो बात है ना। और रही बात उनकी आलोचना की, तो उनकी आलोचना एक खास, आप समझ, एक खास वर्ग के आलोचकों ने ही की है, जो एक खास दृष्टिकोण के भीतर सामाजिक चेतना की पहचान करते हैं। और वो खास दृष्टिकोण उनको मोहन राकेश में नहीं दिख रहा है। इसलिए उनको उनका सामाजिक बोध जो है वो बहुत सिकुड़ा हुआ संकुचित नजर आता है। लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि अपने अनुभव, उनके अनुभव की पृष्ठभूमि में जिस सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है, वो भी तो उस समय की सच्चाई है। बिल्कुल सही बात। वो जिस चरित्र को गढ़ रहे हैं, जिन परिस्थितियों का नियोजन कर रहे हैं अपने कथा साहित्य में, वो तो सच्चाई है उस समय की। बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने तो उसी के बारे में लिखा, जो देखा, जिस तरह उन्होंने महसूस किया, अपने अनुभवों को ही उन्होंने उतार दिया। अनावश्यक एक क्रांति, कहते हैं ना कि झूठी क्रांति की तलवार भाजने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। जो है जी रहे हैं वही वो लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। सही है कि सरोकार, उनका जो सरोकार उनके अपने अनुभव तक ही सीमित है, लेकिन वो उसको ईमानदारी से लिख रहे हैं। और एक अनुभव जन्य, उनके सृजन में जो एक अनुभव जन्य शक्ति है, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इस बात को हम कह सकते हैं कि अपने पात्रों की उन्होंने व्यक्तित्व प्रतिष्ठा की कोशिश की, लगातार उनकी रचनाओं में हमने ये देखा, और अलगाव बोध की कहानियाँ ज़्यादा उन्होंने लिखी। देखिए, जिस परिस्थिति में उसके पात्र जी रहे हैं, अलगाव बोध के तो वो शिकार हैं, उनका चित्रण तो हुआ है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उन्होंने व्यक्तित्व प्रतिष्ठा का आग्रह उनमें मिलता है पात्रों का, ऐसा नहीं है। यद्यपि उन्होंने उनके जो चरित्र हैं, वो उनकी जो कहानियां हैं, वो व्यक्ति प्रधान कहानियां हैं। उसमें वह अपने पात्रों के अंतर संघर्ष को ही वाणी अधिक दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने उनके पात्र जो संत्रास, जो घुटन का जीवन जो भोग रहे हैं, जो कुंठा है उनके अंदर, जो अस्वीकार है, जो निषेध का भाव है, देखना यह है कि क्या उसको मोहन राकेश ने प्रश्रय दिया, नहीं दिया। मैं एक कहानी का उदाहरण दूंगी, कहानी बहुत अच्छी है, पूरे संकेत में कहानी चलती है। मोहन राकेश के शिल्प की विशेषता भी है, ये संकेत में बात बहुत करते हैं। जख्म कहानी, उसका एक पात्र है, उस पात्र को वो नाम कहीं नहीं देते हैं, और मुझे लगता है कि उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि उस पर वह बोलते हैं, और वो वह पात्र बार बार उनकी कहानियों में लेकिन आता है। नाम भले ही उन्होंने उसमें वो वह कहते हैं,
तब जो नाम सही लगे वो वह कहते हैं। और वहाँ पे वो देखिए, वो पात्र जो है वो जीवन की निरर्थकता से ऊब कर बार बार आत्महत्या करने की सोचता है, मर जाने की सोचता है। अपने जीवन की अवधि वो तय कर लेता है कि मुझे 20 साल जीना है, और कभी कभी लगता है वो उतना भी नहीं जी पाएगा। सोचिए कि क्या स्थिति है कि एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं 20 साल जी जाऊं वही बहुत है, लेकिन फिर वो अपने अंदर हिम्मत जुटाता है, वो शादी करने की बात सोचता है, जीवन को व्यवस्था देने की बात सोचता है। तो ऐसे बहुत सारे पात्र आपको वहाँ उनकी कहानियों में मिलेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया। तो यह जो जिजीविषा है, जीवन के प्रति आस्था है, यह मोहन राकेश जरूर वो अपने पात्रों का ही चित्रण कर रहे हैं, लेकिन उसको वो स्थापित उनके जो उनके पात्रों में जो नकारात्मक तत्व है उसको वो स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि उन पात्रों के माध्यम से वो अपने समय के यथार्थ को ही व्यंजित कर रहे हैं। उनके पात्र ऐसे जरूर हैं, सिनिकल अप्रोच है उनका जीवन के प्रति, लेकिन उन पात्रों के द्वारा वो सिनिक बना देने वाली जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में ही तो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आगाह कर रहे हैं कि इन स्थिति को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, इन बातों से ही एक और बात मेरे जहन में आती है। एक साक्षात्कार मैंने उनका सुना था, तो वहाँ उन्होंने कहा था, आलोचना की बात हुई, तो अपने दौर में साहित्य का जो बाजारीकरण हो रहा था उससे वो बड़े क्षुब्ध थे, और उन्होंने गुटबाजी की भी बात कही थी। तो इस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा। मैं चूंकि आपने जो प्रश्न किया तो उसके बारे में मैं वहाँ पर मुझे उसी से मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगी। कि आपने कहा ना कि बहुत आरोप उन पर लगे थे। तो मुझे अभी ध्यान आया कि ये बात एकदम सही, क्योंकि देखिए आरोप जो प्रत्यारोप है ना, ये तो गुटबाजी के तहत भी लगाए जा रहे थे, उनके विपरीत खेमे वाले तो लगा रहे थे। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि यद्यपि मोहन राकेश ने कहा है, जैसा आपने कहा कि वो बड़े क्षुब्ध थे इन गुटबाजियों से, साहित्यिक गुटबाजियों से, लेकिन ये गुटबाजियाँ कब नहीं रही, आज भी हैं। और क्या मोहन राकेश, ये जो त्रयी थी नई कहानी आंदोलन की, इनके बारे में भी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, तो लगे हाथ इनके आपसी रिश्तों के बारे में भी बताइए। ये इनकी गुटबाजियां क्या नहीं थी? बिल्कुल। ये नई कहानी आंदोलन को अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए स्ट्रेटेजी तो रचते थे ये भी, और इसके कारण कितनी प्रतिभाएं कुंठित रह गई, मतलब बिल्कुल आ नहीं पाई, क्योंकि वह नई कहानी के मापदंड पे खड़ी नहीं उतर रही थी। तो ये तो रहा है। तो गुटबाजी थी, और उससे उन्होंने उसको माना भी। और वो किस तरह से उनके साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ा, या उनको लगा कि जो चीजें जो अच्छे से प्रस्फुटित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अपराध वो तो था ना, इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि, बल्कि वो आप जिसकी बात कर रही है ना, उनके एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है, मैंने भी वो साक्षात्कार उनकी सुनी, वो कहते हैं कि वो एक आंदोलन के स्तर पर इस गुटबाजी को खत्म करना चाहते। मैंने ये उनके अपने अंदर का अपराध बोध था, बिल्कुल है ना, कि वो चाहते हैं कि ये खत्म हो। एकदम सही आपने कहा। अच्छा, एक दौर आया उनके जीवन में जब उन्होंने सारिका का संपादन करना छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन में पूरी तरह से वो व्यस्त हो गए। तो आपको क्या लगता है, स्वतंत्र लेखन में आने के बाद जो उन्होंने सर्जना की और उससे पहले की, दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ बदलाव आया क्या? देखिए, बदलाव तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है, बल्कि आप सारिका की बात कर रही हैं। 62 में सारिका का संपादन 62 में शुरू किया था, 63 में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अपना अधिकांश कथा साहित्य जो है वह 61 तक रच चुके हैं। कहानी संग्रह तो उनके लगभग आ चुके हैं। अंधेरे बंद कमरे 61 में आ चुका है, और उनकी सबसे चर्चित या कह सकते सबसे महत्वपूर्ण उनका जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वो भी आ चुका है। तो ये कहना कि इसके बाद की रचना बेहतर है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि प्रभाव क्या पड़ा उनकी लेखनी पर। उसके बाद वो स्वतंत्र होकर के वो लिख रहे थे, कोई नौकरी में वो बंधे नहीं थे। उनके जीवन में भी स्थायित्व आ रहा था। 63 में उन्होंने अनीता जी से शादी कर ली, और ये समय जो था उनकी उपलब्धियों का समय रहा। ठीक है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो छाए हुए थे वो। बिल्कुल। 3 पीढ़ियां, राजेंद्र यादव ने भी उल्लेख किया इसका, यद्यपि अपनी जिस किताब में इसका उल्लेख किया है वहाँ पर वो कहते हैं, इस चीज़ को अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। 3 पीढ़ियां उनके नाटक, मतलब वो 3 पीढ़ियां जो है उनके नाटक ही खेलती रही, रमी रही उनके नाटकों में। हाँ। तो लेकिन ये है कि उसके बाद 63 के बाद उन्होंने अपना रुख जो है वो मूल रूप से नाटक और उपन्यास की तरफ किया। अच्छा, आपकी सबसे प्रिय
अगर मैं कहूँ उनकी नाट्य रचना या फिर उपन्यासों की अगर बात करें, सबसे प्रिय उपन्यास आपका? देखिए, उनके उपन्यास 3 उपन्यास उन्होंने लिखे, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे उनके उपन्यास में कोई नयापन नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो उनकी लंबी कहानियाँ ही हैं। आप इनकी कहानियों को भी अगर आप एक साथ रख कर देखेंगे ना, तो लगेगा कि, क्योंकि अभी मैंने वह पात्र की बात कही थी और मैं कहती हूँ कि वही पात्र बार बार आता है। तो जहाँ एक कहानी खत्म होती है, वहीं से दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। और लेखक को जहाँ लगता है कि वह कहानी के कलेवर में, अपने सीमित कलेवर में अपनी बात को वो नहीं समेट पा रहा है, तब वो उपन्यास लिखता है। बात वो वही कर रहा है, तब वो बात बड़ी हो जाती है। कुंठा, अकेलापन, टूटते बिखरते संबंधों की त्रासदी, यही सारी चीजें यहाँ तक कि अपने बाद में वो जो डायरी लिखते हैं उसमें भी वही अस्तित्ववादी चिंता ही प्रमुख है। वो लेकिन बड़ी चर्चित को व्यापे हुए बहुचर्चित रही है वो डायरी। बहुत अपने आप में बहुत विशिष्ट है वो। तो पूरे लेखन में वही एक भाव है। इसीलिए उपन्यास तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे उनकी कुछ कहानियाँ ज़रूर पसंद है। मसलन मलबे का मालिक और आर्द्रा, ये 2 कहानी मुझे उनकी बहुत पसंद है। और ये दोनों ही कहानी उस तरह की नहीं है जिस तरह की कहानी के लिए उनकी आलोचना की जाती है, जिसके लिए वो मतलब याद किए जाते हैं, जिस तरह की कहानी नहीं है ये। अब जिसके लिए उनकी आलोचना बहुत हुई कि उनके पात्र बहुत नकारात्मक चरित्र के हैं, आदि आदि, ये दोनों कहानियां, क्योंकि उन्होंने, देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत वैविध्य तो नहीं है उनकी रचना में, लेकिन उन्होंने विभाजन को लेकर के भी ये तो पार्टीशन पर ही आधारित थी। ये भी पार्टीशन पे मलबे का मालिक है, परमात्मा का कुत्ता। लेकिन ये जो मलबे का मालिक है, ये मुझे लगता है कि न सिर्फ पार्टीशन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक है, बल्कि मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा कि सबसे अच्छी कहानी है। अब क्यों है, मैं एक वाक्य में इसको बताना चाहूंगी जरूर, कि यह सिर्फ स्थितियों का चित्रण ही नहीं करते हैं कि क्या हुआ था उस समय, नहीं हुआ था। उस परिस्थिति में मनुष्य के अंदर जो पाशविकता आ गई थी, कहीं न कहीं आपको पढ़ते हुए वो पाशविकता लगेगा कि वो शमित हो रही है, और जो बची खुची संवेदना है उसको वो सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक कहानी को पढ़ करके, किसी भी रचना को पढ़ करके, कहानी हो, कविता हो, पढ़ने के बाद आप वही नहीं रह जाएं, थोड़ा बदल जाए, तो यही तो एक रचना की सफलता है। बिल्कुल। और मुझे बहुत सफल, बहुत मुझे उनकी सारी रचना आप एक तरफ रख दीजिए और मुझे लगता है कि ये बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना है उनकी, मलबे का मालिक। बहुत एक साहित्यकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं उनको हर चीज के लिए माफ कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहानी दे दी कि आपका साहित्य पढ़कर किसी के हृदय में परिवर्तन आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी संवेदना जगाना, यही तो साहित्य का सबसे मूल, क्या आप कह सकते हैं, पर्पस है, यही उसका उद्देश्य है। एकदम सही बात। अच्छा, एक और इंटरव्यू में मैंने उनको ऐसा बोलते सुना कि बांग्ला और मराठी जो नाटक होते हैं वो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन कन्वेंशनल हैं। अब ये खुद नाट्यकार हैं, तो अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें, नाटकों की बात करें, तो वो कन्वेंशनल क्यों नहीं है? मतलब कहाँ जाकर वो जो कन्वेंशनल की जो सीमा है वो पार कर गए। और हिंदी नाटकों की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, हम सब जानते हैं कि मोहन राकेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम कन्वेंशनल न कहें तो क्या कहें मोहन राकेश के नाटकों को, और क्यों? उन्होंने खुद ही ये बात कही है, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन इसे सब स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने बांग्ला और मराठी के नाटक कन्वेंशनल हैं, और उन्होंने जो है उससे अलग हट करके हिंदी में एक नाटक बड़ा समृद्ध बताया है उन्होंने। समृद्ध है। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने वो जब ये कहते हैं कि ये कन्वेंशनल नाटक हैं, तो उसका अर्थ ये है कि मराठी और बांग्ला में स्टेज की एक परंपरा रही, और वो उन्होंने खुद कहा है कि हिंदी में वैसी कोई परंपरा नहीं है, जबकि इस बात से लोग इनकार करेंगे। आप भी इनकार करेंगे। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, नाटक मंच पर खेला जाना एक बात है, लेकिन रंगमंच का शऊर आना ये दूसरी बात है। वो दूसरी बात है। वो उस तरह से जो स्टेज क्राफ्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि नाटक तो देखिए रंगमंच के लिए खेला नहीं गया, तो नाटक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। एकदम ठीक है, नाटक बहुत लिखे गए, लेकिन उसमें रंगमंचीय संभावनाओं का ध्यान रखा नहीं गया। मोहन राकेश ने उस पर पूरा ध्यान रखा। उन्होंने न सिर्फ
बेहतर नाटक लिखे, बल्कि स्टेज क्राफ्ट पर भी बहुत ध्यान दिया। इस अर्थ में, क्योंकि वो कहते हैं कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनके सामने स्टेज की कोई परंपरा नहीं थी, इसीलिए उसको किसी खांचे में बंद कर नहीं लिखना था। शायद इसी अर्थ में वो कहते हैं कि उन्होंने अलग हट करके एक कन्वेंशनल, एक फ्री फ्लो था, कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी गलत है कि बांग्ला और इसको कहीं ना कहीं कम करके आंक देना कि बांग्ला और मराठी के नाटक कन्वेंशनल रहे। हाँ। उनमें भी बादल सरकार, विजय तेंदुलकर जैसे लोग जब आते हैं तो कितना प्रयोग, बहुत प्रयोग हुआ उसके बाद तो बहुत अधिक प्रयोग परंपरा में है, लेकिन बावजूद इसके प्रयोग तो हुआ ही है। प्रयोग हुए। और बादल सरकार का जब हम नाम लेते हैं तो फिर कितनी सारी बातें उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका नाट्य जगत को, हम सब जानते हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है मेरे मन में, वो ये कि कहानियां उन्होंने ज्यादा लिखी, उपन्यास और नाटक दोनों ही विधाओं में 3-3 उनकी रचनाएं हैं, तो ज्यादा प्रसिद्धि क्यों उनके नाटकों को मिली? देखिए, वही बात अभी जहाँ से हमने बात खत्म कर रहे थे हम लोग, बात की प्रसिद्धि इसलिए मिली कि देखिए उनके पहले नाटक का दो युग रह चुका है, एक भारतेंदु और दूसरा प्रसाद युग। और लेकिन प्रसाद और भारतेंदु ने अपने समय में जो नाटक लिखे या जो लिखे गए, उनका एक खास उद्देश्य था, एक खास मिशन के तहत वो लिखा गया, और वो मिशन था सांस्कृतिक नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। प्रसाद के लिए तो एक और उद्देश्य ये था कि उसके समय में पारसी रंगमंच का जो बोलबाला था, उसके कारण नाटक में जो नाटकों का जो व्यवसायीकरण हो गया था, इससे कैसे हिंदी नाटक को बाहर निकाला जाए। इसीलिए भाषा के स्तर पे गिरावट आ रही थी, तो उन्होंने स्टेज का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि रंगमंच अपने आप को बाद में नाटक के अनुसार रंगमंच अपने आप को उसके लायक बना लेगा। उन्होंने पूरा ध्यान जो दिया सोद्देश्यता पर और नाटक के रचनात्मकता पर। लेकिन क्या हो गया, स्टेज वो नाटक उनके रंगमंचीय नहीं रह गए। और प्रसाद के बाद नाटक के क्षेत्र में गति, एक कहते हैं कि एक अवरोध की स्थिति हम देखते हैं। कोई बहुत उल्लेखनीय नाटक नहीं लिखे गए, उस गतिरोध को तोड़ा मोहन राकेश ने। इसीलिए उनकी लोकप्रियता, सबसे पहले रंगमंच के लिए उसने नाटक को तैयार किया कि नाटक किताब में रहकर पढ़ने की चीज नहीं है। हाँ, उसे नाटक खेलने और की चीज है, रोजमर्रा आम जन के जीवन को, भले उन्होंने 2 नाटक, एक में गुप्त काल को लिया, एक बुद्ध काल को लिया, लेकिन उसमें जो वो विषय उठाते हैं वो बिल्कुल तत्कालीन विषय, उस समय का बहुत ज्वलंत प्रश्नों को वो उठाते हैं अपने नाटक में। बिल्कुल सही बात। अब समय बहुत कम रह गया है, तो जो त्रिकोण था उस दौर का, जिसका आपने जिक्र भी किया कार्यक्रम की शुरुआत में, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, उनके आपसी संबंधों के बारे में एकदम संक्षेप में अगर कुछ बताना चाहेंगे। एकदम संक्षेप, प्रतिस्पर्धात्मक। देखिए, प्रतिस्पर्धा, लेकिन बड़ा हाई रिगार्ड था, वो हमेशा वो उन्होंने बार उभर कर आया। देखिए, राजेंद्र यादव ने जब वे देवता नहीं है, शायद ये किताब का नाम था, और उन्होंने भी लिखा जो मैंने जिया, कमलेश्वर ने। देखिए, उस समय तो सोशल मीडिया का युग नहीं था, लेकिन दोनों ने अपनी किताब में खूब कीचड़ उछाला है। लेकिन मोहन राकेश के प्रति एक श्रद्धा का भाव है एकदम। बहुत सी छाले, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं राजेंद्र यादव की किताब में मोहन राकेश के प्रति। आप मतलब खास करके उनके व्यक्तिगत जीवन को के बारे में, उनके स्वभाव को लेकर के, कि कैसे वो एक बार एक कहने कि एक जिंदगी को पूर्णता में जीना तो चाहता है, लेकिन वह उनका जो गृहस्थी को लेकर के जो एक उनकी सोच है वो कितनी फ्यूडल है कि वही करता है, बाकी सब जो है वह उपकृत होने वाले अंदाज से जी रहे हैं घर में, ऐसा। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही भी हैं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि यदि प्रतिस्पर्धा को हटा दिया जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत वो दोस्त था। क्या बात, क्या बात। अब चलते चलते आज का अंतिम प्रश्न एकदम संक्षेप में, आज अगर मोहन राकेश होते, उनकी कलम क्या लिखती? देखिए, आज सबसे बड़ा संकट जो साहित्य में भी दिख रहा है वो भूमंडलीकरण के बाद जो मूल्यों में गिरावट, जो संक्रमण हम देखते हैं, खास करके परिवार और संबंधों में, मतलब कहते हैं कि उसकी मर्यादा का जो स्खलन हो रहा है, उस पर मोहन राकेश लिखते। क्योंकि मोहन राकेश अपने समय में भी इसको उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया था, इन चीज़ों को। तो उस संबंध को बचा कैसे, वहाँ पर भी जैसे मैं कुछ आर्द्रा की बात मैंने कही, फिर उनकी कहानी है वासना की छाया,
आखिरी सामान, इन सब में वो इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहे हैं अपनी उन कहानियों में। तो मुझे लगता है कि वो इस पर सबसे ज़्यादा इस समय लिख रहे होते, इस चिंता में वो ज़्यादा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी, हमारी ये विशेष प्रस्तुति जन्मशती वर्ष प्रिय साहित्यकार मोहन राकेश का, और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।